सवाल मन में आते हैं और मैं मेरी बात 10 ही मिनट में रखूंगी। पुणे किसका, ये सवाल हमेशा किया जाता है और मैं वहीं से शुरुआत करूंगी, क्योंकि गणपति बाप्पा मोरिया सुन सुन के कान पक गए और फट भी गए पूना में। लेकिन जहां पूना का सबसे पॉपुलर गणेश मंदिर है और उसी से आजकल आप अगर गूगल पे डालो पूना तो उसी की इमेजेस पहले आने लगती है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्री जी ने जो पहला स्कूल शुरू किया था वो वहां था, और आज वो इलाका भिड़ेवाड़ा और स्कूल के नाम से नहीं जाना जाता। वो एक गणपति मंदिर, एक हलवाई ने बनाया हुआ दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ऐसे समय में आज हम लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की बात एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। एक बड़ी हिम्मत देने वाली बात ये भी है कि आज यहाँ मंच पे और सामने मैं देख रही हूँ कि विचारधारा के कई अलग अलग रंग और अलग अलग शेड्स आइडियोलॉजिकल यहाँ इकट्ठा दिख रहे हैं। ये बड़े संजोग की बात है और इसी से राष्ट्र निर्माण का एक एजेंडा तय हो सकता है। जिस कालखंड में आज हम लोग हैं, जहाँ धर्मवाद की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जाति का पूरा मामला जो अभी भारत जी ने, कॉमरेड भारत पाटनकर ने हमें बताया, जिस तरह से जाति संस्था और जातिगत विषमता एक नया आयाम लेकर आज पेच बनकर हमारे सामने आ रही है, जिस तरह से औरतें भी वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, ये हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जैसे अभी मराठा आरक्षण का जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है, जिस तरह का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण गांव गांव में दिख रहा है। मैंने एक वीडियो देखा और समझ नहीं पाई कि इसके बारे में कैसे बात करें। स्कूल की 6ठी-7वीं कक्षा की लड़कियां ये कह रही थी कि हमारे साथ कोई डब्बा खाने नहीं बैठता, हमारे साथ कोई खेलता नहीं, क्योंकि हम ओबीसी हैं। और ओबीसी ने कहा है कि मराठा रिजर्वेशन ओबीसी हिस्से से नहीं देंगे। तो स्कूल में मानो दो हिस्से हो गए हैं, मराठा लड़कियां और ओबीसी लड़कियां, और ये 10-11 साल की लड़कियां एक दूसरे के साथ खेलती भी नहीं है। तो जिस तरह से जातिगत विषमता ने आज हमारा जो ये सत्र है कि जो भी विषमता झेलने वाली हमारे समाज के जो भी तबके हैं, जो भी समुदाय हैं, उनको जैसे एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, मानो वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों। और जो खेलकूद का और एक राष्ट्र निर्माण का संवैधानिक तरीका अपनाना, सीखना, ये करने का जो एक पूरा दौर है, स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालयों में जाना और एक नई अनुभूति लेना, उस दौर में आज बराबर उल्टे कदम, उल्टे पांव हम लोग चल रहे हैं, ये देख रहे हैं। और एक ऑप्टिक्स का जमाना है, इसलिए ये भी आपके सामने रखूंगी कि पूना में बड़े दुख के साथ हम लोग हर गणपति उत्सव में देखते हैं 15,000 औरतें आकर अथर्व शीर्ष पठन के लिए दगड़ू शेठ हलवाई के मंदिर के सामने बैठ जाती हैं, जहां भिड़ेवाड़ा अब ढह चुका है। तो ये ऑप्टिक अगर आप देखें, ये दृश्य अगर आप देखें, तो मैं वो एक तरह से एक बहुत ही डरावना भविष्य सूचन है, ऐसे भी इसको देखती हूँ कि सत्यशोधक समाज की जो आज एक 125 ईयर्स टू सेलिब्रेट बाबा अढ़ाव जी ट्राई कर रहे थे, और तब ये हमने कुछ मीटिंग्स में पाया, यहाँ साथी डॉक्टर रमेश अवस्थी जी भी हैं, वो भी आपको बताएंगे कि 35,000 महिलाएं क्या हम लोग लोकतांत्रिक संगठनों से ला सकते हैं, क्या प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से एक सुबह आकर वहां बैठ सकती है क्या महात्मा फूले के अखंड गाने के लिए। और इसका जो जवाब हमारे सबके मन में है, और कुछ लोग तो कह भी रहे हैं खुला, वही मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चुनौती है। एनसीआरबी का डेटा देखें तो बदलापुर का जो अभी बहुत ही घिनौना क्राइम हुआ छोटी लड़कियों के साथ, और आरजी कर कोलकाता केस जो है, वो जो है, ये सारी चीजें बहुत एक तरह से ब्लो अप करके उन ट्रेजेडीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन व्यवस्थात्मक तरीके से जिस तरह से दबे हुए तबकों को और दमन के साथ एक संदेश दिया जा रहा है, वो एक पैटर्न सा जो दिख रहा है पूरे भारत में,
उसके बारे में यूथ स्पेशली बात कर नहीं रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ कि मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ क्लास में बच्चे कह रहे हैं कि जला देंगे बदलापुर के उस दरिंदों को, आरजी कर वाले लोगों को शूट कर दे मैम, कहाँ का सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना और खींचना, बस हम लोग शूट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह की एक लोकशाही विरोधी, जनतंत्र के विरोधी भावना अगर यूथ के मन में इतने जोर से उजागर हो रही है तो वो एक बहुत ही डरावना मंजर लगता है। और जब एनसीआरबी डेटा हम लोग देखते हैं, नेशनल क्राइम रेट और रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, तो हम पाते हैं कि हर 17 मिनट में एक दरिंदगी हो रही है, सेक्सुअल असॉल्ट एवरी 17 मिनट्स इन इंडिया। तो एक आरजी कर को जला दिया, एक कहीं किसी दरिंदे को शूट किया, इसी तरीके से अगर सवालों के जवाब हम ढूंढते रहे तो फिर जवाब पाना, व्यवस्थात्मक तरीके से जवाब पाना, ये बहुत ही बड़ी चुनौती हमारे सामने रहेगी। जिस तरह का औपनिवेशिकवाद हमारे यहाँ था, ब्रिटिशों का शासन गया, हम सिर्फ 75 साल ही हो रहे हैं कि हम किस तरह से स्वाधीनता को समझे, परखें और आगे जाएं, ये अभी भी हमारा एक प्रयास ही चल रहा है। और ऐसे में हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत के अंदर कई छोटे छोटे कॉलोनीज हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूंगी कि कोविड के दरमियान हम में से बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने में लगे हुए थे, और तब हमने ये पाया कोविड के पहले ही चरण के खत्म होते होते कि पूना में 17,000 एप्लीकेशंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स प्राइमरीली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्रॉम झारखंड, सिर्फ झारखंड से 17,000 प्रवासी मजदूर पूना में थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह मैं और अविनाश जी कहते रहते हैं बड़े गर्व के साथ कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, फुले शाहू जी, अंबेडकर जी का एक पूरा जो है वो लेकर हम चलते हैं, और वो नींव है हमारे विचारों की। लेकिन यही महाराष्ट्र आज बाजारू जो पूरा एक व्यवस्था पूरी दुनिया में है, उसका एक फ्लैगशिप स्टेट है। और इसलिए आप देखोगे कि यहाँ जिस तरह से एक गैप्स बढ़ रहे हैं, तो झारखंड के 17,000 मजदूर पूना बनाने में लगे हैं, और एक कोविड का डिक्लेरेशन आ जाता है और फंस गए थे। 17,000 ये कोई छोटी फिगर नहीं है, हम जान सकते हैं। सो इंटरनल कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, आई थिंक सारे समुदाय जिनके नाम अभी हम गिना रहे थे, स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो या घुमंतु समुदाय हो, इन सारे लोगों के प्रति जब हम सही मायने से देखें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ की बाजारू व्यवस्था, यहाँ की धर्मवादी पूरी सांस्कृतिक व्यवस्था और यहाँ का डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट के नाम पर लेकिन लिमिटेड डेमोक्रेसी वाला जो भी एक राजनीतिक व्यवहार यहाँ हो रहा है, उसके चलते इंटरनल कॉलोनीज है, यहाँ के आदिवासी कॉलोनीज है। झारखंड तो एक बहुत बड़ी कॉलोनी हम सब ने मिलकर बना दी है। यहाँ की दलित स्त्री एक बहुत बड़ी कॉलोनी में बदल गई है, और ब्रिटिश शासक नहीं है, लेकिन भारत के अंदर ही हम जिसको फुले शेठजी भटजी राज्य बोलते हैं, वो शेठजी भटजी राज्य आज भी कायम है। शायद शेठजी के नाम ऑफ कोर्स बदल गए हैं, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, लेकिन अडानी है, अंबानी है, और अपने अपने स्टेट के अडानी अंबानी भी तो है। तो ये जिस तरह का जो भारत जी अभी हमें ग्रेडेड हायरार्की बोल रहे थे, वो सिर्फ कास्ट में नहीं है। हम पाते हैं कि पेट्रियार्कीज भी हमारे यहाँ, मल्टीपल पेट्रियार्कीज भी है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि एक अगर डैम बन रहा है और वहां कॉलोनी बनी है, तो वहां के मैनेजर के घर की पेट्रियार्की और वहां के मजदूर के घर की पेट्रियार्की वो भी ग्रेडेड पेट्रियार्की की तरह ही चलती है। जैसे अंबेडकर जी ने कास्ट हमें समझाई थी, उसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि बाजारू व्यवस्था किस तरह से ग्रेड्स बनाती है, और जिस तरह से यहाँ की पुरुष सत्ता भी ग्रेड्स बनाती है, और उसमें हायरार्कियों का चलन चलता ही रहता है। तो ये जब तक हम डायनामिक समझ नहीं लेंगे, तब तक मेरे ख्याल में उसको परखना और फिर विरोध करना संभव नहीं हो पाएगा। भारत के आदिवासी समुदायों के बारे में जो एक सोशोलॉजिकल स्टडी कुछ 8 साल पहले आया था, उसमें ये बताया गया था कि 80% आदिवासी जो विस्थापित हो रहे हैं,
वो स्टेट प्रोजेक्ट से ही हो रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से। जनतांत्रिक जो भी चुन के आया हुआ हमारा सरकार है, उसी के जो सारे विकास के प्रकल्प हैं, उन्हीं से हमारे आदिवासी खदेड़े जाते हैं। और यही मैं इंटरनल कॉलोनियलिज्म बोल रही हूँ, इसी को मैं वो कह रही हूँ कि हमारे अंदर भी वो ब्रिटिश सत्ता वाला सारा रोब और वो रवैया है ही है, आज भी वो गया नहीं है। जो हम देखते हैं कि पूरे भारत में एक आज एक तरफ हम लोग देख रहे हैं एक डर का माहौल है, और जो लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने के बजाय हमें सहमने के लिए, डरने के लिए और बैठ जाने के लिए मजबूर कर रहा है कहीं ना कहीं। आज ही यूनिवर्सिटी में मुझे लोग कह रहे थे कि ये तो है ना मैम कि सब जानते हैं कि लकीर के किस तरफ आप खड़ी हो। तो मैंने कहा लेकिन मैं तो किसी पार्टी के साथ। मैम क्या बोल रही हो, आपका फेसबुक पेज देखे तो आपके फ्रेंड्स तो हमें पता है कौन है और कौन नहीं है। तो इस तरह का एक डर इस कदर फैला हुआ है कि नॉट जस्ट द स्टेट इज वॉचिंग यू बट सो मेनी अदर एजेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग यू। एंड प्रोबेबली वो जो थी ना अली बाबा और 40 चोर वाली, वो साइंस करते जाते थे रात को आकर, तो मुझे पता नहीं अब ये फेसबुक पे साइंस होती है या ट्विटर पे होती है या हमारे व्हाट्सएप के जरिए होती है, लेकिन ये हमेशा सुनाई देता है कि मैम आप क्लास में कौन से उदाहरण देती हैं ये तो हमें पता है, और उससे छलकता ही है कि आप क्या बोल रही हो। तो ये जो एक पूरा डर का माहौल है, और डर की एक इंडस्ट्री भी है ना, एक पूरी इंडस्ट्री भी हो गई है इस डर की, और जो हमें फिर से धर्मवाद के पहलू में जाके छोड़ भी देती है कि डर जाओ, फिर प्रार्थना करो, फिर बुआ, फिर माता जी, फिर और कोई, फिर दिव्य चमत्कार, और जो भी फिर सब शुरू हो जाता है आध्यात्मिकता के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे। तो डर के सौदागर आज हमारे आसपास शेठ जी और भट्ट जी के साथ साथ लगे हुए हैं, हमें लोकतांत्रिक जीवन शैली से दूर ले जाने के लिए और किसी और मुल्क में हमें छोड़ने के लिए। और ये इस दौर में हो रहा है कि जो झारखंड के सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, आप हमारी यूनिवर्सिटीज में देखिए जो क्लॉक आवर बेसिस पे काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं आज पूरे भारत में और पूरी दुनिया में भी। और दुनिया में तो हम पा रहे हैं कि कैपिटलिज्म इज नाउ हैविंग 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे उबर और ओला। मैं ओला से बंधा हुआ हूँ, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा बता नहीं सकता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो है उनके साथ, पैसा मिलेगा या नहीं पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो उस तरह से कहीं ये जो एक सुरक्षा का मुद्दा है, जो भावनिक भी है, मानसिक भी है, बौद्धिक भी है और सामाजिक सुरक्षा का भी है, वो इस दौर में अब आज का जो पूंजीवाद है उसमें ये मुद्दा बहुत जटिल बन गया है, और उसी से डर की सारी राजनीति भी फिर पूरी तरह से जुड़ गई हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन जो आज के पूंजीवाद ने जिस लेवल तक आज उसको ले जाया गया है, उससे भी बहुत सारे, जैसे वर्कर को ये नहीं लगता कि मैं वर्कर हूँ, क्योंकि आप पूरा दिन एक जगह काम कर ही नहीं रहे हो, आपको आप जैसे काम करने वालों के साथ बैठने का कोई मौका नहीं है। मैं सुन रही हूँ आजकल, मैं जिस फील्ड से आती हूँ कि स्टाफ रूम्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ये लोग वहां बैठ के गप्पे हाँकते हैं, तो ये बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, तो निकालो वहां से। और मैं सुन रही हूँ प्रोफेसर आनंद कुमार जी चौंक जाएंगे शायद, लेकिन कॉलेजों में आजकल स्टाफ रूम यानी वेस्ट ऑफ स्पेस माना जाता है। बच्चों का लेडीज रूम हुआ करता था और वहां लड़कियां बड़े खुल के गाने गाती थी, बातें करती थी, चहकती थी, और एक वो पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक स्पेस था। ये सारे स्पेसेस भी आज बंद हो रहे हैं। तो सुरक्षितता के लिए और हमारी जो समझ है वो बढ़ने के लिए जो एक स्पेस, चाहे मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, वो भी सिकुड़ता जा रहा है, और ये सारे लेवल्स पे हम लोग देखते हैं। मैं फिर से एक बार तृतीय पंथियों की भी बात आगे लाऊंगी, क्योंकि जेंडर का मुद्दा सिर्फ लोहिया जी ने नर नारी लिखा, लेकिन आज के जमाने में LGBTQA+ तक हमारे यहाँ भाषा भी नहीं है। मैं अभी सोच रही थी कि मैं हिंदी में क्या बोलूं, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताती हूँ कि मुझे शब्द पता नहीं है कि LGBTQ इन सारे मुद्दों के लिए हिंदी में कौन से शब्द हैं।
और मराठी में इनमें से आधे के लिए ही शब्द हैं, आधे के लिए नहीं है। तो जिन समुदायों के लिए हमारे पास नाम भी नहीं है और परिभाषा भी नहीं है, तो उनकी समस्याओं के हल तक पहुंचने में और बहुत देर लग सकती है, ये भी लगता है। जिस तरह से, और ये मेरा आखिरी मुद्दा है, जब हम आज नहीं, नॉट एट ऑल, जिस तरह से आज हम लोग सुनते आ रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो असल में टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन? तो मुझे लगता है कि पहले ही मैंने 2 बार कहा कि फूले जी ने हमें बताया था, शेख जी, भट्ट जी, ये 2 टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने हमें बोल दिए थे कि पूंजीपति और संस्कृति पर अपना पूरा हक जमाए हुए जो वर्ग है, वो 2 वर्ग तो फूले जी ने हमें बताए ही थे। आज हम देखते हैं कि बाजार जिस कदर इतने नए नए रूप लेकर आया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के भी टुकड़े बहुत हो चुके हैं, और उसका रूप समझ लेना, धर्मवादी ताकतें जिस तरह से आज काम कर रही हैं वो समझ लेना, सटली बहुत ही, जैसे स्कूल में, अगेन मैं शिक्षा के ओर जाऊंगी, नर्सरी के क्लास में स्कूल से लिख कर आता है टुमारो ट्रेडिशनल डे, हाँ, और फिर वो जो कपड़े बताए जाते हैं और उस दिन जो खाना दिया जाता है वो किस जाति का और किस धर्म का होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो बड़े सलीके से ये बातें परकोलेट की जा रही हैं कि कृष्णाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, और कुछ हो, लेकिन ये नर्सरी में इसका सेलिब्रेशन जिस पैमाने पे होता है और जिस तरह से होता है, तो जैसे हमारे ग्रामशी और अल्थुसर कहते थे, तो सांस्कृतिक मुद्दे जिस तरह से आपका पूरा एक बुद्धि भ्रम पैदा करके आपके अंदर बिल्कुल इंजेक्ट किए जा रहे हैं बहुत छोटी एज से लेकर, तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये जो धर्मवादियों के भी टुकड़े आज नजर आते हैं अलग अलग रूप लिए हुए, बाजारवाद जैसे अनेक रूप लेके हमारे सामने आता है, वो कभी हमने शायद सपने में भी उसको सोचा नहीं था, इस तरह से आता है। यहाँ से रास्ता कहाँ मिलेगा, क्योंकि एक आखिरी पेच और फिर रास्ता कहाँ से मिलेगा। आखिरी पेच ये कि औपनिवेशिकवाद, बाजारूवाद, धर्मवाद, इनसे बचना कैसे है। तो धर्मवाद छोड़कर आजकल हमें सरकार से लेकर सभी जगह एक शब्द समूह बड़ा पॉपुलर बन चुका है, डीकोलोनाइजेशन। लेकिन डीकोलोनाइज माने क्या? तो आदिवासी को वनवासी बोलो, मूल निवासी कहो, स्त्री को देवी का दर्जा दे दो, और ऐसे ब्रिटिशों से और यूरोप से अपनी जान छुड़ाओ, और जो भी ब्रिटिशों ने गंदा काम किया उससे पीछे जाना है, उसको उससे छुटकारा पाना है, तो वेदों में ही आपको सुकून मिल सकता है। और ये बड़ा ही पॉपुलर ट्रैप है आज एजुकेशनल फील्ड में भी। और जैसे मैं कह रही थी, बच्चे आके कहते हैं मैम वो वनवासियों के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो अगले 2 हफ्ते नहीं आएंगे, और किस संस्था का वो नाम लेते हैं वो तो हम जानते हैं। तो ये जो एक पूरा सिंप्लीफिकेशन भी हो गया है कि ब्रिटिशों से बचना है, पाश्चात्य प्रभाव से बचना है, तो कहाँ जाना है, तो उसका रास्ता भी एक उल्टे पाव जाने का रास्ता हो गया है। और कहाँ जाएं? मुझे लगता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब मिलियन म्यूटिनीज कहा गया था और मिलियन वॉइसेस भी कहा गया है 80s में। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का ये जो द्वितीय सम्मेलन है, इसमें रास्ते वहीं से आएंगे जहां 10, 20, 35, 40, 50 के गुटों में हम समुदायों के साथ काम करेंगे और मिलियंस आवाजें वहां होगी। एक बड़ी आवाज और उसके पीछे ही, उस ललकार के पीछे एक युद्ध भूमि की तरह जाना, ये तो कोई मुझे लोकतांत्रिक पर्याय मैं मानती नहीं हूँ, वो पर्याप्त भी नहीं लगता। तो मैं इतना ही कहूंगी कि मिलियन म्यूटिनीज एंड मिलियन वॉइसेस could be the way out for building tomorrow's democratic India. Thank you so much.